After the completion of autonomic nervous system, we started chapter cholinergic agonists. Now, what are cholinergic agonists? As we discussed before, cholinergic agonist, the word indicate cholinergic agonist basically क्या होते हैं. cholinergic agonist का वर्ड क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली जो कोलिनोसेप्टर रिसेप्टर्स के ऊपर एगोनिस्ट का इफेक्ट प्रोड्यूस करें, यानी कि जो कोलिनोसेप्टर्स के ऊपर आपकी एक्टिविटी को इन्हांस कर दें, कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इन्हांस करें. एगोनिस्ट क्या है? बेसिकली जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करें, तो वो आपके पास जो है वो क्या है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. एज वी डिस्कस बिफोर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन. Now we repeat this synthesis again. Sodium in the presence of choline is entered into the cytoplasm in the presence of or by means of sodium dependent pump. Choline is entered into the cytoplasm by the help of sodium dependent pumps. Okay, choline in the presence of acetyl coenzyme A converted into acetylcholine. choline आपके पास जो है in the presence of acetyl coenzyme A convert हो जाता है acetylcholine में. acetylcholine is then transferred into the synaptic vesicle, and then when the depolarization occur or when the action potential is generated, when depolarization occur, which depolarization causes the entry of calcium into the postsynaptic membrane. Presynaptic membrane, and after the entry of calcium causes the release of acetylcholine by means of exocytosis. ओके, हमने कहा कि हमारे पास कोलिन एंटर हो गया साइटोप्लाज्म में बाय द हेल्प ऑफ सोडियम डिपेंडेंट पम्प्स के थ्रू एंटर हुआ, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया एसिटाइलकोलिन में. एसिटाइलकोलिन जो है आपके साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो गया. अदरवाइज जो वेसिकल्स हैं वो इसकी डिग्रेडेशन स्टोर करती है ताकि डिग्रेड ना हो सके. ओके, जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो कैल्शियम की एंट्री होगी. कैल्शियम की एंट्री बेसिकली क्या कॉज करती है? रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन कॉज करती है बाय मीन ऑफ एक्सोसाइटोसिस. इसका प्रोसेस मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पास एसिटाइलकोलिन किस तरह से रिलीज होता है बाय मीन ऑफ एक्सोसाइटोसिस. ओके, एसिटाइलकोलिन जब रिलीज हो गया तो हमारे पास अब 2 स्टेप्स हैं. एसिटाइलकोलिन क्या होगा? बेसिकली रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा, अपने किन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा? या तो मस्कुरेनिक या आपके पास निकोटेनिक. एसिटाइलकोलिन आपके पास 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, या तो मस्कुरेनिक पे बाइंड करेगा या आपके पास क्या है? निकोटेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा. एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा? या आपके पास वो टर्मिनेट हो जाएगा उसका एक्शन. टर्मिनेट होने में फर्दर आपके पास 2 स्टेप्स हैं. डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन डिग्रेड कैसे होगा? एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन जो है वो किससे होगी? बेसिकली आपके पास कोलिन इस्ट्रेसिस से होगी. कोलिन इस्ट्रेसिस आपके पास एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देंगे, मीन्स को इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, और हाइड्रोलाइज करके आपके पास कोलिन को रिलीज़ कर देंगे. ये आपके पास क्या है? कोलिन रिलीज़ हो जाएगा जो कि वापस अपटेक हो जाएगा, और आपके पास एसिटेट अलग रिलीज हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास एक तो डिग्रेडेशन का स्टेप है. दूसरा आपके पास जो है वो रिसाइकलिंग. आपने देखा कि आपके पास रिसाइकलिंग कैसे हो रही है. यहाँ पे आपके पास रिसाइकलिंग हो जाएगी, कोलिन वापस अपटेकन बाय द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन. अच्छा जी, बेसिकली आपके पास अब हमारे पास बेसिकली क्या है? सबसे पहले हमने कहा कि सिंथेसाइज कैसे हुआ. सिंथेसाइज में 2 मेन स्टेप्स हैं. आपके पास लिमिटिंग फैक्टर कोलिन है और एसिटाइल कोएंजाइम ए है. उसके बाद हमने कहा अपटेक वेसल्स में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये डिग्रेडेशन को स्टॉप करता है. अच्छा जी, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. हमने कहा कि रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके पास क्यों ज़रूरी है? आपके पास रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाय मींस ऑफ एक्सोसाइटोसिस होता है, और इस रिलीज़ को जो है आपके पास बोtulinum टॉक्सिन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ड्रग्स के नेम, को हम दोबारा बता रहे हैं कि इस रिलीज़ को बोtulinum टॉक्सिन इनहिबिट कर देते हैं. अच्छा जी, स्पाइडर वेनम बेसिकली जैसे आपके पास बहुत से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं, और उसके रिलीज़ को ब्लॉक करने के लिए बोtulinum टॉक्सिन यूज़ करते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बाइंडिंग. रिसेप्टर से हमने कहा कि जाके बाइंड हो जाएगा, या फिर आपका इसका एक्शन जो है बाइंडिंग होने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद इसका एक्शन डिग्रेड हो जाता है बाय मीन्स ऑफ कोलिन इस्ट्रेसिस. अगर हमने ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है. अगर हमने कोलिन इस्ट्रेसिस को इनहिबिट कर दिया, एसिटाइलकोलिन इस्ट्रेसिस को इनहिबिट कर दिया,
तो आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास एसिटाइल कोलिन का रिएक्शन ऑन द रिसेप्टर साइड्स क्या होगा, इन्हांस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो डिग्रेडेबल एंजाइम्स हैं वो कौन से, एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो है वो रिसाइकलिंग होगी, स्टेप नंबर 6 इज रिसाइकलिंग। नाउ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हम पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। क्यों आपके पास पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स कहते हैं, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन को मिमिक करें। द वर्ड मिमिक अपने जैसे है सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें, मिमिक्री इफेक्ट, मिमिकेशन तो वर्ड क्या इंडिकेट करता है, जैसे हम मिमिक क्या करते हैं वो जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करें। द अफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन बेसिकली आपके पास जो है वो क्या करता है, आपके हाथ बाइंड करता है डायरेक्टली टू द कोलिनोसेप्टर्स। आपके पास एसिटाइल कोलिन कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू द कोलिनोसेप्टर्स। कोलिनोसेप्टर्स आपके पास 2 टाइप्स के हैं, निकोटिनिक एंड मस्कुरेनिक। अच्छा जी, अब आपके पास जो बेसिकली ड्रग सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करती है वो क्या है, वो 2 तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। हमने कहा कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो है जो कि आपके पास पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स है, यानी जो कि एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को कोलिनोसेप्टर्स पे इन्हांस करता है। एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को कोलिनोसेप्टर्स पे इन्हांस करता है। वो तमाम एजेंट जो कि एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को कोलिनोसेप्टर्स पे इन्हांस करते हैं वो पैरासिम्पेथोमाइमेटिक है। अब ड्रग्स आपके पास 2 तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस, 2 वेज में इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो डायरेक्टली एक्ट करती है वो किस पे बाइंड करती है, वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करती हैं। वो आपके पास क्या होती हैं, एनालॉग्स होते हैं एसिटाइल कोलिन के। कैसे के एनालॉग्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन के एनालॉग्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं। और आपके पास क्योंकि डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करें तो उनके ऊपर एगोनिस्ट का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इनडायरेक्टली कौन इफेक्ट प्रोड्यूस करें, जो कि वो एंजाइम यानी कि एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को आपके पास इन्हांस कैसे करेंगे, एंटी कोलिनिस्टरेसेस को इनहिबिट कर देंगे। एंटी कोलिनिस्टरेसेस कौन से थे आपके पास जो है एंटी कोलिनिस्टरेसेस कौन से हैं, एंजाइम्स जो यहाँ पे आपके पास एंजाइम मौजूद है जो इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिनिस्टरेसेस क्या है आपके पास बेसिकली क्या है, एक्टिविटी को ख़त्म अबॉलिश करते हैं एसिटाइल कोलिन की बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो आपके पास वो तमाम एजेंट जो कि एंटी कोलिनिस्टरेसेस हैं, मतलब कि इनहिबिट करते हैं कोलिनिस्टरेसेस एंजाइम्स को, वो तमाम क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को साइनेप्टिक एरिया में बढ़ा देंगे, क्योंकि वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा जो उसके हाइड्रोलाइसिस कर रहा था। अब बेसिकली वो अब रिसेप्टर्स जो कि इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन वो कौन से हैं, निकोटिनिक एंड मस्कुरेनिक। 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स आपके पास जो है वो पैरासिम्पेथिक माइमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, निकोटिनिक एंड मस्कुरेनिक। अच्छा, 2 टाइप्स आपके पास बेसिकली जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं आपके जो एन रिसेप्टर्स एंड एम रिसेप्टर्स। अच्छा जी, एन रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं, एड्रिनल मेडुला में। हमने कहा था कि जो हमारे पास जो गैंग्लियाज के अंदर हमेशा हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है। तो गैंग्लिया के अंदर हमारे पास मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है। गैंग्लिया के अंदर हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को आपके पास क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि इफेक्टर ऑर्गन्स के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अच्छा जी, एड्रिनल मेडुला आपके पास क्या है, हमारे पास एड्रिनल मेडुला का इफेक्ट जो है वो कहाँ से हमने पढ़ा था कि हम जो है एड्रिनल मेडुला क्या करता है, बेसिकली जब एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है और एन रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है तो एड्रिनल मेडुला एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन करता है जो कि जनरलाइज होती है और ब्लड में, क्योंकि ये ब्लड में सिक्रीट होते हैं। ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज आपके पास, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर और कहाँ मौजूद है, एन रिसेप्टर जो है वो आपके पास पैरासिम्पेथेटिक एएनएस एक्टिविटी और आपके पास सिम्पेथेटिक एएनएस इनर्वेशंस के अंदर डोमिनेंट है गैंग्लिया। वही आपकी बात आ गई, वही नॉर्मल बात आ गई, गैंग्लिया में मौजूद है, एड्रिनल मेडुला में मौजूद है। तीसरा आपके पास जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी हमारे पास एम की टाइप मौजूद है, निकोटिनिक मस्कुरेनिक टाइप रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें आपके पास हाइपर एक्टिविटी स्विचिंग आपके पास बेसिकली हाइपर एक्टिविटी और स्केलेटल मसल वगैरह से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, आपके पास M1, M2, M3, M4 एंड M5। लेकिन आपके पास ज़्यादातर जो हमने स्टडी किए हैं जो कि
वो कौन से हैं, M1, M2 एंड M3 रिसेप्टर, जो कि फंक्शनली अभी तक कैरेक्टराइजेशन उनकी हो चुकी है। बाकी आपके पास M4 और M5 का जो है वो इफेक्ट हम इतना ज़्यादा मालूम नहीं कर सके। अच्छा जी, आई में आपके पास जो है, अब हमने ऑर्गन्स के अकॉर्डिंगली हमने, और ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बेसिकली कौन सी टाइप जो है वो कौन सी रिसेप्टर्स कौन सी ऑर्गन में मौजूद हैं, ताकि आप उनके इफ़ेक्ट्स को जो है वो इंटर रिलेट कर सकें। M3 रिसेप्टर्स जो हैं वो आई के स्फिंक्टर एंड सिलरी मसल से मौजूद है। M3 टाइप कहाँ मौजूद है, आपके स्फिंक्टर एंड सिलरी मसल में मौजूद है, जिसका रिस्पॉन्स कैसे आता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी और मियोसिस कॉज करेगी। कॉन्ट्रैक्शन से बेसिकली एकोमोडेशन आपके पास फॉर नियर विजन होती है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होती है, एकोमोडेशन होती है फॉर नियर विजन। मीन्स कि आपके पास जो है वो लेंस जो है वो अपने आप को अरेंज करता है ताकि नियर ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली विजुलाइज कर सके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हार्ट के अंदर ऐसे नोड के अंदर और AB नोड के अंदर M2 रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिनका बेसिक रिस्पॉन्स क्या है कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं, नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, रेट डिक्रीज़ होगा तो आइनोट्रॉपिक इफेक्ट की बात की जा रही है। कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, पर यूनिट टाइम होती है। वेलोसिटी में आपके पास जो है वो स्पीड देखी जा रही है, तो आपके पास जो है रेट, एक आपके पास रेट के अंदर हम जो है वो बेसिकली आइनोट्रॉपिक कंडक्शन, आपके पास आइनोट्रॉपिक इम्पल्स प्रोडक्शन देख रहे हैं, जबकि कंडक्शन के अंदर आपके पास जो है कंडक्शन वेलोसिटी क्या है, ये हार्ट की इंटरनल एबिलिटी है, जो कि टिश्यू ऑर्गन कैसा है, वो आपके पास जितना अच्छा ऑर्गन प्रॉपरली वर्क करा होगा उतनी कंडक्शन उसकी प्रॉपर होगी। तो कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो नेगेटिव डोमोट्रॉपी प्रोड्यूस होगी। आपके पास बेसिकली आपके पास वेंट्रिकल्स के ऊपर और परकंजी सिस्टम के ऊपर इसका कोई अफेक्ट नहीं है। अच्छा जी, लंग्स आपके पास, लंग्स में कौन सी टाइप मौजूद है, M3 की टाइप मौजूद है। M3 की टाइप जो है आपके पास बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है, ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करती है और सिक्रीशंस इंक्रीज करती है। क्या कर रही है, बेसिकली आपके पास ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर रही है और सिक्रीशन इंक्रीज कर रही है। GI ट्रैक में बेसिकली आपके पास बेसिकली क्या मौजूद है, GI ट्रैक में हमारे पास M3 टाइप भी मौजूद है। M3 टाइप मोटिलिटी को इंक्रीज करती है और क्रैम्प्स बढ़ा देती है। M1 टाइप ग्लैंड में मौजूद है, जो कि आपके पास सिक्रीशंस बढ़ाती है। सिक्रीशंस क्या होती है कि जो भी आपके पास ग्लैंड में आपके पास केमिकल रिलीज़ होगा वो वापस जो है वो बॉडी से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। M3 दोबारा आपके पास जो है वो इंटेस्टाइन में मौजूद है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे, डायरिया। आपके पास जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगी, तो डायरिया और इनवॉलेंट्री डेफिकेशन जो है वो इससे प्रोड्यूस हो जाती हैं। क्योंकि आपके पास GI में क्या होता है, बेसिकली पेरिस्टाल्सिस होती है, और क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट है तो पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है, और अगर आपके पास M3 एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत डायरिया प्रोड्यूस हो सकता है, इनवॉलेंट्री डेफिकेशंस कॉज हो सकती है। ब्लडर में आपके पास M3 की टाइप मौजूद है। ब्लडर में कौन सी टाइप मौजूद है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि M3 जो है वो आपके पास ज़्यादा मौजूद है एज़ कम्पेयर टू M1 एंड M2, जबकि आपके पास जो है M2 हार्ट में मौजूद है। सिर्फ M2 आपके पास कहाँ मौजूद है, हार्ट पे मौजूद है, और M1 आपके पास ग्लैंड है। बाकी तमाम जगह पे कौन सी टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड है, M3। तो आपके पास इजी वे है कि आप जो है इस तरह से याद कर सकें। आपके पास मस्कुलिनिक की तमाम आई में देख लें, अगर मस्कुलिनिक इनोवेशन है तो यहाँ पे आपके पास M3 की है। हार्ट की बात की जाएगी तो हमेशा M2 की बात की जाएगी, और ग्लैंड्स ऑफ GI की बात की जाएगी तो हमेशा M1 की बात की जाएगी। बाकी तमाम सिंपैथेटिक आपके पास जो है पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशन जो हैं वो बेसिकली जो है वो बाय मीन्स ऑफ M3 रिसेप्टर्स हो रही हैं। ब्लडर आपके पास क्योंकि रेस्ट डाइजेस्ट की कंडीशन है तो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, तो डेट्रोजर मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और आपके पास ट्राइगोन और स्फिंक्टर मसल रिलैक्स होंगे तो यूरिनेशन कॉज होगी, या आपके पास वॉइडिंग और यूरिनरी इनकंटिनेंस कॉज होती है। स्फिंक्टर मसल्स आपके पास बेसिकली रिलैक्स आपके करते हैं, एक्सेप्ट सारे स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं एक्सेप्ट लोअर इसोफेजियल, जो कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ताकि आपके पास डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर हो सके।
ग्लैंड्स आपके पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे ग्लैंड्स M3 के जैसे हमने ऊपर पढ़ा, वहाँ पे हमारे पास GI के जो ग्लैंड है उनमें M1 डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी ग्लैंड्स के अंदर M3 डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिक्रीशन आपकी बढ़ेंगी और साइट थर्मोरेगुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, आपके पास लाइवेशन और एक्लिमेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे आपके लास्ट वन इज़ ब्लड वेसल्स में भी M3 टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे जो M3 टाइप है वो आपके पास मस्कुरेनिक इनर्वेशन से कहीं ज़्यादा जो है अफेक्ट एंडोथेलियम ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर के थ्रू प्रोड्यूस करे। और एंडोथेलियम ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर कौन सा है, निट्रिक ऑक्साइड। एंडोथेलियम ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर इज़ निट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे कोई मेजर इनोवेशन नहीं होती, इनडायरेक्ट अगोनिस्ट का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कोई भी इनडायरेक्ट अगोनिस्ट का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट इनोवेशन पॉसिबल नहीं है। अब इनका बेसिकली कौन से हमने सेकंड मैसेंजर जो भी हमने सेकंड मैसेंजर का पूरा स्टेप वाइज सेकंड मैसेंजर इफेक्ट जो है हमने कहाँ पढ़ा है, हमने सेकंड मैसेंजर की तमाम मेन प्रोसेसेस हम जो है वो इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो जब भी हम जो है मेन सेकंड मैसेंजर की बात करेंगे तो आपको कैस्केड याद होना चाहिए। कैस्केड चाहे मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया है, तो इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि चैप्टर 1 में अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। कैस्केड्स आपको सेकंड मैसेंजर्स के याद होने चाहिए। तो अब मैं आपके हर दफ़ा कैस्केड्स का जिक्र नहीं करूँगी, आपको कैस्केड्स ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। हम जो है डायरेक्ट सेकंड मैसेंजर के से बात करेंगे। M1 रिसेप्टर टाइप, अगर M1 है तो उसकी लोकेशन आपके पास कहाँ होगी, नर्व्स के अंदर होगी। M1 की लोकेशन आपके पास कहाँ है, नर्व्स के अंदर है। और इसके जो स्ट्रक्चर फीचर हैं वो कौन से, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, क्योंकि G प्रोटीन है तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स होंगे, लेकिन इसमें जो टाइप है G प्रोटीन की वो कौन सी है, GQ11 प्रोटीन लिंक्ड है, जिसके आपके पास सेकंड मैसेंजर जो पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म है, सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म को IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल कैस्केड रन करेगा। अच्छा जी, M2 रिसेप्टर टाइप जो है वो बेसिकली आपके पास कार्डियक मसल्स की होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ M2 कार्डियक पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि M1 आपके पास GI के नर्व में ग्लैंड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा जी, M2 जो है वो कार्डियक में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हार्ट नर्व और स्मूथ मसल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, इसमें आपके पास जाहिर सी बात है G प्रोटीन में 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स होंगे। GIO जो है वो प्रोटीन लिंक प्रोटीन्स हैं ये, जिसमें आपके पास जो बेसिकली होगा इनहिबिशन ऑफ साइक्लिक AMP होगा, जो आपके पास एक्टिवेट करता है पोटेशियम चैनल्स को। इनहिबिशन ऑफ साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन आपके पास पोटेशियम चैनल इनएक्टिवेट होंगे। M3 आपके पास जो है वो ग्लैंड, स्मूथ मसल, एंडोथेलियम वगैरह में जो मौजूद हैं, वहाँ पे आपके पास GQ11 आपके पास G प्रोटीन लिंक्ड प्रोटीन है, जिसमें आपके पास सेकंड मैसेंजर IP3 एंड DAG होगा। M4 और M5 जो आपके पास लीस्ट स्टडीड हैं वो आपके CNS में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और दोनों आपके जिसमें से जो M4 है वो GI कपल्ड है और जो M5 है वो GQ कपल्ड है। M4 में आपके पास जो है वो साइक्लिक AMP इनहिबिशन हो रही है, जबकि M5 आपके पास जो है वो IP3 और DAG कैस्केड के थ्रू रन कर रहा है। अब आपके क्योंकि कोलिनोसेप्टर्स की बात की जा रही है तो हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स की भी बात करेंगे। निकोटिनिक आपके पास जो मस्कुलर स्केलेटल में मौजूद है वो मसल टाइप एंड प्लेट रिसेप्टर्स में मौजूद है। स्केलेटल मसल जहाँ पे आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस मौजूद होंगे NM टाइप। इनका जो स्ट्रक्चर होगा NM का, जो आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो मस्कुलिनिक टाइप पे मौजूद हैं वो बेसिकली पेंटामेरिक होते हैं, जिसमें आपके पास अल्फ़ा के 2 सब यूनिट्स मौजूद हैं, बीटा, डेल्टा एंड गामा मौजूद है। तो आपके टोटल मिला के कितने हो गए, 5 सब यूनिट्स हो गए। इसमें आपके पास सोडियम और पोटेशियम डीपोलराइजिंग आयन चैनल बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि बेसिकली आपके न्यूरोनल टाइप और गैंग्लिया में मौजूद है, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज़ ऑफ डेंड्राइट्स। लोकेशन इनकी क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज़ एंड डेंड्राइट्स। बेसिकली आपके पास यहाँ पे कहाँ आप ये वर्क करेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट्स ओनली अफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और आपके पास स्ट्रक्चर फीचर इसके जो है अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 सब यूनिट्स कंबाइन हुए होंगे, या फिर अल्फ़ा 3 एंड बीटा 3 सब यूनिट्स कंबाइन हुए होंगे।
सोडियम एंड यहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि ये एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अल्फ़ा एंड बीटा, ये सब यूनिट्स के नेम है। जो आपके स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर फीचर के अंदर हम सब यूनिट्स काउंट करते हैं ना स्ट्रक्चर के, यानी कि आपके पास बेसिकली वो हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये वो वाले रिसेप्टर नहीं है बेसिकली आपके पास कि हम अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम अल्फ़ा बीटा सब यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो कि किसके हैं, रिसेप्टर्स के। यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो है सोडियम एंड पोटेशियम डीपोलराइजिंग आयन चैनल के थ्रू वर्किंग होगी। नेक्स्ट मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, अब आपके पास बेसिकली किन किन कंपाउंड को बेसिकली नेचुरली जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर। मस्कुलिनिक रिसेप्टर हाई एफिनिटी रखते हैं मस्करीन के लिए। मस्करीन का पोइजन सब्सटेंस है। मस्करीन के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा हाई एफिनिटी है मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की। नेक्स्ट एसिटाइलकोलिन के लिए एक्टिविटी रखते हैं। थर्ड आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए एक्टिविटी रखते हैं, यानी कि इनकी निकोटिनिक एफिनिटी जो है वो एज कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन कम है, जबकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके पास मस्कराइन के लिए कोई एफिनिटी नहीं रखते। एसिटाइलकोलिन के लिए एफिनिटी रखते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, और निकोटीन के लिए सबसे ज़्यादा हाई एफिनिटी रखते हैं। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन बेसिकली आपके पास हमने लास्ट टाइम अभी आपके पास टोटल समरी बताई गई है कि बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी ड्रग हैं इन शॉर्ट समरी में बताई जा रहा है कि बेसिकली हमारे पास ये क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो है एसिटाइलकोलिन जो है बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइलकोलिन जो है बेसिकली आपके पास क्या हुआ एसिटाइलकोलिन में एसिटाइल को ए और अपने कोलिन की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास बेसिकली क्या बना, एसिटाइलकोलिन बन गया। ये कैथकोलामाइन ट्रांसफरेज है। बेसिकली आपके पास इन दो की एसिटाइल को ए और आपके पास कोएंजाइम ए की मौजूदगी में कौन सा कैथकोलामाइन ट्रांसफरेज की मौजूदगी में आपके पास क्या बनेगा, एसिटाइलकोलिन बनेगा। एसिटाइलकोलिन आपके पास जो वेसिकल में स्टोर हो जाएगा, और वेसिकल में स्टोर होने के बाद आपके पास जब साइनेप्स होगा तो एगोसाइटोसिस के प्रोसेस से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा। अब एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद 2 रिसेप्टर टाइप्स के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज मस्कुलिनिक रिसेप्टर टाइप्स और निकोटिनिक रिसेप्टर टाइप्स। अब हमने बताया है कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर टाइप्स हैं वो आपके पास 2 टाइप्स की जगह पे 2 टाइप्स में 2 मेन लोकेशन पे मौजूद है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और दूसरा आपके पास क्या है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, एड्रेनल मेडुला और सीएनएस न्यूरॉन, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं एएनएस के चैप्टर में। ओके, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स आपके पास कहाँ कहाँ मौजूद है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ग्लैंड्स एंड सीएनएस न्यूरॉन्स के अंदर। अच्छा जी, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को अबॉलिश करने के लिए हमारे पास कौन मौजूद है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस मौजूद हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को हाइड्रोलाइज करता है कोलिन में एसीटेट में। कोलिन दोबारा आपके पास जो है वो रीअपटेक कर लिया जाता है कोलिन कैरियर्स के थ्रू। सोडियम डिपेंडेंट कैरियर्स हैं आपके पास जो है वो कोलिन अपटेक कर लिया जाएगा। अच्छा, अब जो ड्रग आपके पास जो है कौन सी ड्रग होंगी, या तो ड्रग हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स कौन सी हैं जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस को क्या करें, इनहिबिट करें। जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस को इनहिबिट करें वो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स कौन सी, एन्यूस्टिग्निन, एड्रोफोनियम, एकोथियोफेट, ये बेसिकली तीनों ड्रग्स आपके पास एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही हैं। एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे क्या होगी, इन्हांस हो जाएगी। जबकि पाइलोकार्पिन डायरेक्ट मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और आपके पास क्या है, लाइगैंड एसिटाइलकोलिन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक एजेंट है। एट्रोपिन आपके पास जो है क्या करें, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा है, मीन्स कि आपके पास क्या हुआ, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट है, मीन्स आपके पास एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, एट्रोपिन और स्कोपोलामीन। अच्छा, सक्सिनाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो एगोनिस्ट का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, और पेनक्यूनियम और एट्राक्यूनियम जो है आपके पास इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं।
पैनक्यूरेनियम एंड एट्रोक्यूरेनियम क्या है, वो इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ये इन शॉर्ट समरी है। मैंने आपके पास जो है वो कैडजन से भी है, लिपिनकॉर्ड से भी है, और आपके जो है गुडमैन गिलमैन से भी ली गई जो है डायग्राम इसमें ऐड है। इसलिए जो है आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर लीजिए, आप लोग स्लाइड को प्रिपेयर कर लीजिए, जो टॉपिक्स आपको स्लाइड दी जा रही हैं।